टेलीकम्युनिकेशन है। तो मैं मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर उसका यूज किया जाए, जैसे लोहा है, लोहे का यूज बहुत तरह से हो सकता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल अगर हम उसको लत लगा दें उसकी और तो वो हानिकारक हो सकता है, लेकिन अगर हम उसमें उसका यूज करें कि जानकारी या एकत्र करने के लिए या पढ़ाई के लिए, तो ये बहुत बहुत उम्दा टूल है जिसके कारण हम अपने पढ़ने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकते हैं, हम उच्चारण भी सुधार सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज के दिन से किंडल है और भी बहुत सारी चीज़ें, ChatGPT भी आ गया है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम इससे सीख सकते हैं, बशर्ते कि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल हो और हमारा ऑब्जेक्टिव हो सीखना, ना कि उससे टाइम पास करना। तो अगर हम वो कर पाएंगे और बच्चों में वो प्रवृत्ति एक जगह पाएंगे, तो मोबाइल से अच्छा कोई टूल नहीं है सीखने के लिए, बशर्ते कि हम उसको उस तरह से बच्चों में एक जागरूकता पैदा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी पुरोहित जी, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि एक बच्चे के जीवन का मैक्सिमम जो कार्यकाल होता है, मैक्सिमम जो टाइम है 12-13 साल का, वो एक विद्यालय में बिताता है और इस ड्यूरेशन पर बच्चे के अंदर रोज लर्निंग ही विकसित की जाती है, रट्टामार पढ़ाई जो है। हालांकि अब जाकर इसमें चेंजेस आ रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड स्कूल खोले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये स्किल डेवलप करना बच्चे के अंदर कितना ज़्यादा ज़रूरी है? शिक्षा की बात जहाँ तक टूल डेवलपमेंट की बात है या उसका सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं, मैं आपको पूर्व शिक्षा की ओर ले चलता हूँ। जब हम ये पढ़ते हैं कि शिक्षा जो है मठ और आश्रम में दी जाती थी, उनका एक सूक्ति वाक्य होता था, कर्तव्य शिक्षा तरुतलवास। बहुजनों केवल हथेलियों में लेते थे और पेड़ के नीचे वास करते थे। सर्वांगीण विकास की जहाँ हम बात करते हैं, आज के समय को देखते हुए विकास की इस कड़ी में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी का मुहिम हो, चाहे सीखने सिखाने की प्रवृत्ति में हम अन्य साधनों का भी उपयोग कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अपनी जगह पर सब ठीक है। और जो आप कह रही हैं कि 12-13 साल के बच्चे में स्किल डेवलपमेंट की जब बात करती हैं या हम पाते हैं, मैं आपको एक सीधा और स्पष्ट ये कह देना चाहता हूँ, जब मैं बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेजता हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बच्चा जब एडमिशन लेता है LKG में, माँ बाप की इतनी बड़ी अपेक्षाएं होती उसमें कि वो 100% रिजल्ट आता है, 100% मार्क्स। अब देखिए, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। जब दूसरी में जाता है वो 98% का आता है, तीसरी में जाता है 95 का आ जाता है। आखिर हम लोग बच्चे के अंदर कितना ठूसना चाहते हैं, और एक दिन ऐसी स्थिति आती है, जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हम आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं, अपने बच्चे को खड़ा करना चाहते हैं, उस बच्चे को हम सब तरफ से कहीं न कहीं उसकी क्वालिटी क्या था, उसकी सीखने सिखाने की तरफ क्या था, उसकी जो एक टारगेट अचीवमेंट टारगेट है, या वो जो करना चाहता है, हम उसको ध्यान नहीं देते, हम उसे एक व्यवसाय के रूप में लेते हैं। और सब पेरेंट्स की आज ये स्थिति है कि हम पाते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा टैलेंट हो, बहुत अच्छा आगे बढ़े, प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्दा प्रदर्शन करे, IAS बने, TCS बने। मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात कर रहा हूँ, पहाड़ों की स्थिति। हमारे दिमाग में केवल एक खदूर है
कि मेरे बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और तभी मेरा टारगेट अचीवमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट या बच्चे का अपना लर्निंग प्रोसेस जो है वो अनवरत चलती रहती है। ऐसा अभाव नहीं है आज बच्चों के पास की साधनों का अभाव हो। जो हम लोग अच्छे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को इस बात की पूरी जानकारी होती है मुझे अपने बच्चे को किस प्रकार से आगे ले जाना है, कहाँ पहुँचाना है। लेकिन जब हम सरकारी तंत्र के ओर मुड़ते हैं, हम अपने आप में सब हमारे पास वेल ट्रेन टीचर हैं, पूरी योग्यताएं पूरी करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद हम बहुत पिछड़े हैं। विभागीय गतिविधियां चलती रहती हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस से हो, चाहे समाज कल्याण से हो, चाहे बाल विकास से हो, अन्य जो NGO हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। हम कितना पाते हैं ये हमारी हमसे छुपा हुआ नहीं है। अंततः हम लोग एक न एक दिन उस बच्चे के रूप में जिससे हमारी बहुत उम्मीदें थी, एक पेरेंट्स के रूप में जिस पेरेंट्स से उसे बहुत अच्छी उम्मीदें थी, वो कहाँ तक सार्थक सिद्ध होता है ये समय बताएगा। मैं स्किल डेवलपमेंट की बात आपकी बात पे दोहराना चाहूँगा। अगर बच्चा को उस ओर तैयार किया जाए और जिस ओर वो जाना चाहता है, उसकी दीक्षा, उसकी परवरिश इस प्रकार की हो, मैं सोचता हूँ कि जो लक्ष्य होंगे हमारे, हम उन लक्ष्यों से पीछे नहीं होंगे। और आज एक हमारी जो मुहिम है या आज का जो जनमानस है या आज की जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। जैसा कि अभी पुरोहित जी ने बताया कि ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि बहुत बार जाने अनजाने हम अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं, अपने सपनों का बोझ जो है वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। भले ही हमारे बच्चे की रुचि है या नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम एक प्रेशर जो है वो बच्चों के दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। चाहे बच्चे की पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन माँ बाप का सपना रहता है IAS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर से कम वो कभी भी अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो मैं महेश कुलेठा जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस स्टीरियोटाइप को कैसे बदला जाए, और इसके अलावा क्या शिक्षा का अर्थ जो है वो नौकरी पाना ही रह गया है? बहुत जरूरी प्रश्न किया आपने, और कहीं न कहीं आज हम सब की एक समस्या भी बन गई है, एक चुनौती भी बन गई है। आज शिक्षा का जो अर्थ है वो बहुत सीमित हो गया है। शिक्षा केवल रोजगार के लिए रह गई है, या शिक्षा ग्रहण करने का मतलब है रोजगार प्राप्त करना, और रोजगार भी कौन सा? वाइट कॉलर जॉब। हमको लगता है कि वही शिक्षा अच्छी है जो हमें वाइट कॉलर जॉब दिला दे हमारे बच्चों को। लेकिन वाइट कॉलर जॉब दिलाना मुझे लगता है शिक्षा की बात नहीं है, वो तो राजनीति का सवाल है, वो तो सरकारों का सवाल है। जॉब क्रिएट करना ये सरकार कर सकती है, और जॉब भी सरकार की भी अपनी सीमा होगी, वो कितने जॉब क्रिएट करेगी उसकी भी एक अपनी सीमा होगी, व्हाइट कॉलर जॉब की भी अपनी सीमा होगी। तो संभव नहीं है कि सबको व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए। भाई शिक्षा का काम तो है बच्चे को जीवन के लिए तैयार करना, बच्चे के अंदर जो आवश्यक दक्षताएं होती हैं जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उन दक्षताओं का विकास करना, उन कौशलों का विकास करना, और सबसे बड़ी बात है मूल्यों का विकास करना। और मुझे तो लगता है कि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें मूल्यों की है। यदि हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो बिना मूल्यों के राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। आज हमें अच्छे डॉक्टर भी मिल जा रहे हैं, अच्छे इंजीनियर भी मिल जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी डॉक्टरी या अपने पेशे में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके भीतर मूल्यों की क्या स्थिति है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक डॉक्टर जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है वो किडनी बेच दे रहा है, एक इंजीनियर पुल बना रहा है, उसके बनाए हुए पुल जो है कुछ समय बाद ध्वस्त हो जा रहे हैं। ये मूल्यों का संकट है और मुझे लगता है कि इस दिशा में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक शिक्षा का जो लक्ष्य है और जिसमें अंकों तक हमने उसको सीमित कर दिया है और हम ये मानते हैं कि यदि अच्छे अंक हमारे बच्चे के नहीं आएंगे तो वह जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा या इच्छित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, जितने भी मतलब जितने नहीं कहूँगा लेकिन अधिकांश जो विशिष्ट लोग हुए, जेन्युइन लोग हुए, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप जानते होंगे, एडिसन का नाम आप जानते होंगे, या ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जिन्हें स्कूल ने बाहर कर दिया था। स्कूल ने कह दिया था कि ये किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वो अंकों की दौड़ में बहुत पीछे रह गए थे। और आज वो कहाँ हैं आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो सवाल मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि अंकों से ही सब कुछ नहीं होगा। अंक जरूर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन बच्चों को अंकों की दौड़ में मत डालिए, बच्चों को ज्ञान सृजन की ओर ले जाइए, रचनात्मकता उनके भीतर पैदा कीजिए। यदि बच्चे के अंदर रचनात्मकता होगी, वह जिस फील्ड में भी जाएगा वहाँ कुछ नया करके दिखाएगा, वहाँ उस काम को वो नए तरीके से करेगा और वहाँ झंडे गाड़ेगा। तो जरूरत इस बात की है हमें समझने की कि अंक सब कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा जरूरी है बच्चे का रचनात्मक विकास, बच्चे का संवेदनात्मक विकास। संवेदनाएं शून्य होने लगी हैं, मूल्य रहित होने लगे हैं हमारे बच्चे, नई पीढ़ी। सामूहिकता जैसे मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, व्यक्तिवाद हावी होता जा रहा है। जो दूसरों के सहभागिता, जिनको हम संवैधानिक मूल्य या लोकतांत्रिक मूल्य कहते हैं, चाहे वो स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, आप देखिए उनकी क्या स्थिति है। वैज्ञानिक अप्रोच कम होता जा रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी ये क्यों हो रहा है। तो असली काम तो इस फील्ड में करने की आवश्यकता है और बच्चों पर विश्वास करने की आवश्यकता है, उनसे निरंतर संवाद करने की जरूरत है, उनको स्वतंत्रता देने की जरूरत है, न कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों के ऊपर थोपने की। जो लेंटेनियाई महत्वाकांक्षाएं हैं हमारी, मैं इसको लेंटेनियाई महत्वाकांक्षा बोलता हूँ। क्यों? जैसे लेंटेना जो वनस्पति है वो कैसे विस्तार पाती है और उसके नीचे कोई दूसरी वनस्पति नहीं पैदा हो पाती है, वैसे ही हम अभिभावकों की महत्वाकांक्षाएं हो गई हैं जो हम अपने जीवन में न पा पाए। हमको लगता है कि हमारा बेटा, हमारे संतान, हमारे बच्चे उसको पालें और उसके ऊपर हम उनका बोझ डाल देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, बच्चे नशे की ओर जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे आत्महत्या करते हैं। अपेक्षाओं का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि जो जितना बेहतर बच्चा होता है उसके अंदर ये जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है ज़्यादा आप देखेंगे, क्योंकि उस बोझ को वो सहन नहीं कर पाता। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं संक्षेप में यही देना चाहूँगा कि भाई इसके लिए तो हमें पूरे खुद को बदलना पड़ेगा, वातावरण को बदलना पड़ेगा और ये मानना छोड़ देना पड़ेगा कि वाइट कॉलर जॉब पाकर ही बच्चा जीवन में सफल होता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा संगीत में रुचि रखता हो, आपने उसको अवसर दिया, वो बहुत संगीत के क्षेत्र में बहुत ऊपर पहुंच जाए। हो सकता है आपका बच्चा खेल में बहुत बेहतरीन हो, पेंटिंग में बेहतरीन हो, लेखन में हो, और उस क्षेत्र में यदि उसको जाने का अवसर आप देंगे तो उस क्षेत्र में बुलंदियां हासिल करेगा। और सबसे बड़ी बात हमें तो लगता है कि मेरा व्यक्तिगत मानना है, बुलंदियों से बड़ी चीज़ है कि वो समाज को क्या देता है। जिस समाज से वो हमेशा ले रहा है, क्या वह इस लायक बन पाता है कि वो आने वाले समय में समाज को कुछ देने वाला है। यदि बच्चा समाज को देने वाला बन जाता है, मैं तो ये मानता हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि दूसरी नहीं है। क्योंकि एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में इसकी ही हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है।
लेकिन आज हम रोबोट तैयार कर रहे हैं। वो सोचते विचारते या उनकी कल्पनाशीलता या उनकी प्रतिबद्धता या उनके सरोकार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो इस ओर हमें सोचना पड़ेगा और हम सबको सोचना पड़ेगा। इस तरह के आयोजन भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में हैं। और जो हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, ये जो विस्तार होगा हमारी भावनाओं का और विचारों का, संवेदनाओं का, ये पढ़ने से ही आएगा। और आप किताब से यदि बच्चे की दोस्ती कराएंगे तो बच्चे के अंदर ये तमाम चीज़ें विकसित होंगी, क्योंकि वो नए नए अनुभवों से परिचित होगा, नए दक्षताएं, मूल्य उसको सीखने समझने को मिलेंगे। तो ये एक उपाय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अधिकारी जी से पूछना चाहूँगी, देखिए कोविड के टाइम के बाद एक बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया है। ऑनलाइन स्टडीज़ हुई जिसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर कहीं ना कहीं उस समय के लिए सही था, लेकिन बाद में बच्चे ज़्यादा मोबाइल के प्रति एडिक्टेड हो गए पोस्ट कोविड पीरियड। और टीचर्स के ऊपर क्रेडिबिलिटी भी कुछ कम हुई है बच्चों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब सोर्सेज, उस पर बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो सर थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि पहले के समय की अपेक्षा आज के समय पर टीचर की क्या एक जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो गई है, और क्या टीचर का एक रोल क्या होना चाहिए? दीदी, जैसा मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से नहीं हूँ, हालांकि यूनिवर्सिटी में आता हूँ मैंने देहरादून में, तो लेकिन एक तो ये है कि शिक्षा का अलग से अगर हम उसको साइलों में देखें तो वो उनको कहीं ना कहीं उसको समाज के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे सर ने भी बातें करी थी, रोहित जी भी बातें की थी, तो टीचर का जो रोल है, जैसे मैं देखता हूँ, वो खाली पढ़ाने तक अगर आप उसको समझें तो वो फिर आप अब जो बाउंड्री आपकी कॉलेज की या स्कूल की वहाँ तक सीमित है, लेकिन बच्चे को आपका जो बच्चा जिसको पढ़ा रहे हैं उसको बाहर जाना है वहाँ से। तो इसके लिए जो टीचर का रोल है, खासकर कोविड के बाद, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बदली और दुनिया जिस तरह से चेंज हो रही है, उसमें एक विषय के अध्यापक से बढ़कर टीचर का रोल मेंटर का हो रहा है सब तक, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है। चाहे हम मोबाइल को कितना भी मतलब उसकी बुराइयाँ करें, लेकिन कंटेंट के लिए मोबाइल जो डिवाइस है वो बहुत अच्छी है। और इसी के लिए स्मार्ट क्लासेस की जब हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन टीचर्स का जो अध्यापक का जो रोल है, जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं उसमें उसका रोल एक अध्यापक विषय वस्तु से बढ़कर एक मेंटर के रूप में उसका रोल चेंज हो रहा है। और जब वो हम करेंगे तब हम बता पाएंगे कि अगर फिजिक्स का टीचर है कि बच्चे को फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है, बाहर क्या कर सकता है। जब तक हम उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे तो हम बच्चे को प्रेरित नहीं कर पाएंगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। सर थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि आदर्श शब्दावत या कॉस्ट के माध्यम से अभी क्या क्या चेंजेस एजुकेशन में आप लोग ला रहे हैं? जी, यूकॉस्ट के माध्यम से, यूकॉस्ट के महानिदेशक हैं प्रोफेसर योगेश पर, और यूकॉस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काउंसिल है उत्तराखंड के लिए। तो फोकस तो ये है कि हर चीज़ में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या लाइवलीहुड के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये टूल्स हैं, बिना टूल के कुछ हो नहीं सकता। पिछली बार जब यहाँ पे संपर्क फाउंडेशन की तरफ से जो स्मार्ट पैनल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो बहुत अच्छी बात उसमें कही थी नीक नैयर जी ने कि एक राजा को एक जमींदार था, उसको एक लकड़हारे की जरूरत थी, क्योंकि वो जमीन को डेवलप करते जहाँ पे बड़ी तेजी से पेड़ काट के उसको डेवलप करना था ज़मीन को। और किसी ने किसी का रेफरेंस दिया कि एक लकड़हारा है बहुत तेज़ी से काट देता है पेड़। तो जो लकड़हारा जब उनके पास आया तो पहले दिन उसने 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 8 ही काट पाया, तीसरे दिन 6 काट पाया, और फिर उसके बाद वो 1-2 पे आ गया। तो उससे बड़ी निराशा हुई उस जमींदार को। मतलब कि आपने तो ऐसा कहा था कि ये बड़ी तेज़ी से काट देता है, लेकिन ये तो थक जा रहा है, इससे तो नहीं हो रहा, इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं है। तो जब लकड़हारे तो पूछा गया तो उसने बोला, उसने लिखा कि
बस पहले दिन जो कुल्हाड़ी थी वो बहुत तेज थी, फिर काटते काटते वो कुल्हाड़ी कुंद हो गई, ये हो गई, और उसके कारण ये नहीं कि उसकी जो लकड़हारा था उसकी जो योग्यता थी उस पर कोई फर्क पड़ा या उसकी जो नियत थी उस पर कोई फर्क पड़ा, लेकिन वो कुल्हाड़ी जो है वो कुंद हो गई है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ गई है। तो हमको इस तरह से यूकॉस का ये उद्देश्य है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या इंटेलिजेंस लेके आ सकते हैं। आदर्श चंपावत में पहली बार भारत सरकार का जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं उनका जो कार्यालय है उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विकास के लिए जो आयाम हैं उन आयामों को स्थापित करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या इनोवेशंस जो बने वो कौन से यहाँ के लिए प्रासंगिक हैं, कौन से यहाँ के लिए उनका अनुप्रयोग कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम ये देखें कि चंपावत जिले को आदर्श कैसे बनाया जा सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। और जब मैं साइंस सेंटर की बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे यही उद्देश्य है कि हम इस पूरे क्षेत्र में जो बच्चे हैं उन बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम ये करें, और देश दुनिया से जो ख्याति वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पे लेके आए। अभी पिछले हफ्ते आउटरीच प्रोग्राम था, उसमें IISc बेंगलोर, IIT मुंबई, बहुत सारे जगह के करीब बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे। बच्चों ने इंटरेक्शन किया था, टीचर्स भी थे उसमें, लैब ऑन व्हील्स है, कंप्यूटर ऑन व्हील्स है, ये सब उसे टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट की दिशा में बढ़ाए जा रहे कदम में। और दूसरा यूकॉस में जो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर, वहाँ उन वैज्ञानिकों के साथ हम मिल के ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स की एकेडमी हो, फिजिक्स की एकेडमी हो। इसरो के साथ बातचीत चल रही है कि इसरो का जो स्पेस एजुकेशन वाला प्रोग्राम है वो कैसे चंपावत में, क्योंकि हम लोग ये भी एक्सप्लोर करें कि चंपावत के बच्चे जो IIT और ITI वाले हैं, पॉलिटेक्निक्स वाले हैं, या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके बच्चे मिलकर अगर हम चंपावत को कोई सेटेलाइट बनाएं और उसको हम लॉन्च करें तो उसमें क्या हो सकता है। सब चीज़ों में यूकॉस योगेश पंजी के नेतृत्व में बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रहा है। उसके परिणाम कुछ महीनों में या 1-2 साल बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा की चीज़ें तो कोई है नहीं, लेकिन निरंतर उस दिशा में कार्य कर रहा है। इस इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा श्री महेश पुनेठा जी के लिए। सर ने बहुत सारे अभियान, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पुस्तकालय अभियान, दीवार पत्रिका और शैक्षिक दखल जैसी पत्रिकाएं बच्चों के अंदर डेवलप कराई हैं। तो सर आपको अपने बच्चों में, अपने विद्यालय या अपने क्षेत्र के बच्चों में क्या परिवर्तन देखने को मिला? हाँ, अब ये थोड़ा सा बड़ा व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि इस बारे में यदि मैं कुछ बोलूँगा तो अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि उस क्षेत्र से जुड़ा हूँ और लगातार उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो जैसे दीवार पत्रिका हम नियमित रूप से अपने विद्यालय में निकाल रहे हैं, और केवल अपने विद्यालय में नहीं, इस अभियान की शुरुआत जब पिथौरागढ़ से हुई तो आज पूरे देश भर में लगभग 1000 से अधिक विद्यालयों में दीवार पत्रिकाएं शिक्षकों द्वारा अपने बच्चों के मार्गदर्शन करते हुए उनका वो निकाल रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी दीवार पत्रिकाएं निकल रही हैं और पूरे उस प्रक्रिया को समझते हुए निकल रही हैं। अभी 2 अलग अलग चीज़ें हैं, दीवार पत्रिका का निकलना और दीवार पत्रिका की प्रक्रिया को फॉलो करना। यदि प्रक्रिया फॉलो नहीं होगी तो वो अपेक्षित प्रतिफल नहीं प्राप्त होंगे। और जहाँ फॉलो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ के बच्चों में बहुत सारी दक्षताएं, कौशल और मूल्यों का विकास हो रहा है। बच्चों में भाषाई दक्षता तो बढ़ ही रही है। जो बच्चे इस काम से जुड़े हैं, इसके संपादन में जुड़े हैं, इसके लेखन से जुड़े हैं, हम पा रहे हैं कि उनकी जो भाषाई दक्षता है वो काफ़ी बेहतर हो गई है और बहुत अच्छे परिणाम भी वो दे रहे हैं। मैं अपने ही विद्यालय के एक बच्चे की बात करूं जो सामाजिक विज्ञान में कुछ साल पहले उस बच्चे ने 100 में से
99 नंबर प्राप्त किए, 99 नंबर। और कहीं न कहीं इसके पीछे वो दीवार पत्रिका में उसका लगातार 2 साल काम करना। जब वो 9th में आता है बच्चा और उसको मैं मौलिक लेखन के लिए कुछ किसी विषय पर लिखने के लिए देता हूँ जो उसने पहले नहीं पढ़ा है, तो मुश्किल से 4-5 वाक्य लिखता है वो बच्चा। और वही बच्चा जब 2 साल लगातार दीवार पत्रिका के साथ काम करता है तो किसी भी विषय पर वो 2-4 पन्ने लिखने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं, जो मैंने बताया कि उसको 99 नंबर प्राप्त करता है सामाजिक विज्ञान में। और उसके पीछे कहीं न कहीं उसके लेखन कौशल का ही सबसे बड़ा हाथ रहा। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसने सामाजिक विज्ञान में सब कुछ समझ लिया इतना कि 99 नंबर आ जाए, लेकिन उसके अंदर ये दक्षता जरूर विकसित हो गई थी कि वो किसी भी प्रश्न पर अपने मौलिक चिंतन को व्यक्त कर सकता है। इसी तरह के और भी उदाहरण हमारे उस क्षेत्र में जो शिक्षक साथी इस काम को कर रहे हैं उन बच्चों में देखे गए हैं। पहली बात भाषा। दूसरा क्या होता है, देखिए, जब भाषाई दक्षता बच्चे के पास होती है तो वह अन्य विषयों में भी बेहतर करता है। आपने देखा होगा, आप जो शिक्षक साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप पाते होंगे कि जिसकी भाषा कमजोर है वो अन्य विषयों में भी कमजोर होता है। और स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा तो हर विषय में होती है, बिना भाषा के कोई विषय पढ़ाए ही नहीं जा सकते हैं। तो अन्य विषयों में भी उन बच्चों के बेहतर परिणाम हमको देखने को मिले। तीसरी बात, जब वो दीवार पत्रिका के साथ काम करते हैं तो एक समूह में काम करते हैं और उन बच्चों के अंदर सबको साथ लेकर एक भागीदारी की भावना भी डेवलप होते हुए हमने पाई कि हम सबकी है, मेरी नहीं। क्योंकि आज एक बड़ा वो हो गया और इसका दुष्परिणाम भी हम बच्चों में देख रहे हैं। बच्चों के अंदर इतनी ईर्षा भाव या प्रतिस्पर्धा के चलते इतना ईर्षा की भाव भी पैदा हो गया है कि वह अपने से आगे बढ़ने वाले बच्चे को हानि पहुंचाने तक की कोशिश कर रहा है। एक यदि हानि नहीं पहुंचा पा रहा तो खुद फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। यदि कोई दूसरा बच्चा उससे आगे निकल रहा है तो उसका वो कुंठित हो रहा है। तो ये प्रवृत्तियां हमें रोकनी पड़ेंगी और इसके लिए इस तरह की सामूहिक गतिविधियां जिसमें सब मिलकर काम करते हैं, ऐसी गतिविधियों को विद्यालय में अधिक से अधिक आगे बढ़ाना होगा। अब देखिए, वो जो बच्चे गांव में पुस्तकालय चला रहे हैं वो केवल खुद पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि उन पुस्तक केंद्रों में अन्य बच्चों की, अपने छोटे भाई बहनों की मदद कर रहे हैं, वहाँ पर वर्कशॉप कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसके पीछे की जो भावना है, जो सामाजिकता उसके अंदर पैदा हो रही है, उसको हम किसी उपदेश से नहीं पैदा कर सकते हैं, उसको हम इसी तरह की एक्टिविटीज से पैदा कर सकते हैं जो पुस्तकालय की गतिविधि। और यहाँ पर आरंभ स्टडी सर्किल, यहाँ पर एक समूह आया है, आपने देखा होगा, जो सबसे बड़ा स्टॉल है वो उन्हीं का है। और ये कोई किताब बेचने वाले लड़के नहीं हैं, आप उनको किताब बेचने वाले बच्चे या युवा न माने। ये दरअसल किसी अभियान के तहत इस काम को कर रहे हैं। ये किसी बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे, कोई आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह स्वतः स्फूर्त इनको लगता है कि जो किताब ने इनको दिया है वह समाज को भी मिले, अन्य लोगों को भी मिले। और इनकी जो पिथौरागढ़ में गतिविधियां हैं, यदि आप इनके बारे में एक्सप्लोर करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर ये नियमित रूप से बैठते हैं और सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं और दूसरे लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी एक मासिक पुस्तक चर्चा होती है जिसमें 40 से 50 तक स्कूली विद्यार्थी, कॉलेज विद्यार्थी, टीचर, साहित्यकार, गृहिणियां, अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग उस पुस्तक चर्चा में शामिल होते हैं और वहाँ पर महीने में पढ़ी हुई किताबों की चर्चा करते हैं। जिसने जो किताब पढ़ी है उसके बारे में दूसरे को बताते हैं और क्यों पढ़नी चाहिए, हमें क्या इससे मिला, ये बताते हैं। और इसका असर क्या होता है कि दूसरे लोग पढ़ने के लिए, और वहीं पर हाथों हाथ किताबें हस्तांतरित हो रही है। मेरी पढ़ी हुई किताब कोई दूसरा मांग रहा है, उसकी पढ़ी हुई किताब मैं मांग रहा हूँ। इसी तरह से एक पूरा
सर्किल बन रहा है, पढ़ने का एक वातावरण सृजित हो रहा है। तो ये इस पुस्तकालय में जो हम अभियान चला रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं देन है। द्वार पत्रिका, इस ग्रुप की शुरुआत द्वार पत्रिका से हुई थी। स्कूल में इन्होंने अपनी कॉलेज में द्वार पत्रिका निकाला और वहाँ से ये ग्रुप बढ़ना शुरू हुआ। फिर तमाम तरह की एक्टिविटी जिसमें छोटे बच्चों के लिए कार्यशाला करना, शहर के अंदर पुस्तक प्रदर्शनी लगाना या कविता प्रदर्शनी लगाना, इसी तरह के अन्य साहित्यिक आयोजन करना, कोई लेखक बाहर से आ रहा है तो उनके साथ संवाद करना, वैज्ञानिक आ रहा है उनसे संवाद करना, सबको जुटाना। तो एक वातावरण बदल रहा है और इन बच्चों के व्यक्तिगत संप्राप्ति भी बढ़ रही है। इसी ग्रुप के बहुत सारे बच्चे पिछले 2 साल पहले जो नेट परीक्षा हुई उसमें 5 बच्चे JRF क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये उनको भी व्यक्तिगत रूप से लाभ भी मिल रहा है, समाज को भी मिल रहा है। और वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अभी अपने रिसर्च कार्य कर रहे हैं। कोई IIT दिल्ली में है, कोई IIT गुवाहाटी में है, कोई IIT मद्रास में है। ऐसा ग्रुप भी तैयार हुआ, बताइए। और इन्होंने इसको केवल अपने जिले तक सीमित नहीं रखा। ये टनकपुर पहुंचे, ये चंपावत, इसी चंपावत में इन्होंने इससे पहले 2-3 बार ये आ चुके हैं यहाँ किताबों को लेकर। और आप देखोगे ना, ये बच्चे जो बड़ी बड़ी पेटियां अपने कंधे में उठाते हैं, और ये सब वेल एजुकेटेड बच्चे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता चलो ये कर लेते हैं। ये साइंस स्ट्रीम के बच्चे अधिकांश साइंस में, और ये बड़ी बड़ी पेटियां अपने कंधे में उठाकर जीप के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उसको अपने जहाँ स्थल है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो ये कहाँ से पैदा होता है? मुझे खुद आश्चर्य होता है कि भाई ये लड़के जिस उम्र में, इनके उम्र के अन्य लड़के जो मौज मस्ती में लगे हैं, वो ये छोड़कर भी क्या इस तरह के उसमें कैसे डूब गए? तो ये अपने आप में परिवर्तन है। और देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात हो रही है, ऐसे बच्चे जो किताबों के दीवाने हो जाते हैं या इस तरह के सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाते हैं, नशे की ओर कभी नहीं जा सकते। इनके अंदर नशे की प्रवृत्ति नहीं आ सकती है, क्योंकि इनका नशा तो कुछ और है। आज हम बहुत चिंता करते हैं ना, हमारी नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है। अरे भाई, हमने नई पीढ़ी की रचनात्मकता को चैनलाइज करने के लिए क्या किया? क्या उनको हमने कोई दिशा दी? यदि हमने दी तो फिर वो दूसरी तरफ जाएंगे। उनकी ऊर्जा को आप सकारात्मक दिशा में लगा दीजिए। तो ये परिवर्तन है इन अभियानों के। जहाँ जहाँ जो हमारे शिक्षक साथी इस काम को कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो हो ही रहा है, उसके बाहर भी। आपको मैं नानक मत्ता पब्लिक स्कूल का उदाहरण दूँ। कभी जाइएगा नानक मत्ता पब्लिक स्कूल, भले वो पब्लिक स्कूल के नाम से वहाँ मान सकते हैं कि भाई एक इस वर्ग के बच्चे आ रहे हैं जो मध्यम वर्ग खाते पीते घरों के, लेकिन वहाँ जो उनके पढ़ाने का मोड है वो इतना रचनात्मक है कि वहाँ के इंटर में पढ़ने वाले बच्चे, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहानियाँ लिख रहे हैं, बड़ी आलोचनात्मक लेख लिख रहे हैं, और उनके द्वारा लिखे हुए आलोचनात्मक लेख देश भर की साहित्यिक पत्रिकाओं में छप रहे हैं। जिन पत्रिकाओं में आज जाकर हम छप रहे हैं, उन पत्रिकाओं में ये बच्चे हाई स्कूल इंटर में छपने शुरू हो गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में वो कहाँ पहुँचेंगे। और केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं, वो अपने क्षेत्र में विज्ञान मेले लगा रहे हैं, गणित मेले लगा रहे हैं, वो अपने वहाँ फिल्म स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हाई स्कूल का बच्चा डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, और उनकी डॉक्यूमेंट्री का आप लेवल देखेंगे ना, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्री जो हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, वो हतप्रभ रह रहे हैं। अरे ये हाई स्कूल के बच्चे ने बनाई क्या? और बिना किसी बड़े तकनीकी साधनों के। तो ये काम का असर है, इस अभियान का असर है। जहाँ जहाँ हो रहा है पूरी शिद्दत के साथ, वहाँ उसके परिणाम दिख रहे हैं। और पिछले दिनों उनके 2 बालिकाएं अशोका यूनिवर्सिटी के लिए चयनित हुई हैं निःशुल्क सीट पर। अशोका यूनिवर्सिटी भारत की निजी क्षेत्र की सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, जहां 10 लाख से नीचे फीस नहीं। और वहां पर उस विद्यालय का बच्चा और मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा पढ़ने जा रहा है। यह है इस अभियान का कमाल। ये मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो पूरा समूह इस काम को कर रहा है,
वहाँ इसके ऐसे परिणाम दिख रहे हैं। यदि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा तो हम कह रहे हैं कि समाज में बदलाव दिखने लगेगा। जो तमाम तरह की समस्याएं, हिंसा जैसी चीज़ें, नशा जैसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, मुझे तो बहुत इस पर विश्वास है कि यदि हम इस अभियान को आगे ले जा पाए तो हम समाज में बहुत सारा चेंज कर सकते हैं। बातें बहुत होंगी दीप्ति जी, मैं फिलहाल यहीं पर रोक रहा हूँ। इसके लिए तमाम उन लोगों का साधुवाद मैं व्यक्त करना चाहूँगी जो इस तरह के अभियान बच्चों के बीच में लेकर आए और बच्चों को एक सही दिशा वो दे रहे हैं। अब इस सत्र के समापन के अवसर पर हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री पुरोहित जी यहाँ पर हैं और कुछ बच्चे बहुत ही पेशेंस बनाकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आप किताब पाठक के लिए क्या कहना चाहेंगे और हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा किताब कौतिक जो कार्यक्रम 2 दिनों में हुआ, मैं पहले दिन भी कल जुड़ा था। कई बहुत सारी परिस्थितियाँ मैंने देखी। एक बच्चे का तो मुझे जब उसने अष्टाध्यायी के पानी के सूत्र के बारे में बताया तो उस बच्चे में अद्भुत क्षमता तो थी। अब मैं इतना जान नहीं पाया था क्या वो बच्चा जो 14 सूत्र हैं उसके अभी उसे ज्ञान हो। अष्टाध्यायी पाणिनि लिखित अष्टाध्यायी किताब है और हम जब 6-7 आगे पढ़ते थे, अभी मुझे वो ध्यान है, तो उसने बड़े अच्छे ढंग से कहा था, आई ओन रीड एंग ओंग आई ओज हय वरटरण यमगणनम झवाय घटधस जब गणधस खब कटत चटतम कपे सस्तर। तमाम चीज़ें इस किताब कौतिक में दिखने को मिली और ऐसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे हमारे पास हैं। जहाँ तक किताबों का संबंध है, आपकी हॉबी, आपका पढ़ने का माहौल, आपके घर के संस्कार, आपकी संस्कृति और आप किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि मोबाइल हमारे पास एक ऐसा उपकरण है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहूँगा उसे, जिससे सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम उससे अपने जीवन को बनाने में लगाते हैं या उससे बर्बाद या बिगाड़ने में लगाते हैं, यह हम तक नहीं करता। तो मैं प्यारे बच्चों से ही आग्रह करना चाहूँगा, अभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, आप लोग भावी इस देश के कर्णोद्धार हैं और जो चंपावत सुंदर अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना पहचाना जाता है, ऐसे व्यक्तित्व संपन्न लोगों का यहाँ पर अभाव नहीं है। अभी तो हम उन बच्चों से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनका भविष्य स्वर्णिम हो, आगे की ओर बढ़ें और उच्च पदों पर, उच्च टेक्नोलॉजी के इस युग में उन पदों पर आसीन हो। इन्हीं शुभकामनाओं से धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। आप तीनों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि किताब कौतिक की आज 2य दिवस के इस सत्र